बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सर्कुलेशन के ऊपर है कि सर्कुलेशन क्या है। अगर आप इंग्लिश की डिक्शनरी को अपने मोबाइल में ओपन कर दें और इसमें सर्कुलेशन के लफ्ज़ को सर्च कर दें तो सर्कुलेशन की मानी होती है गर्दिश, यानी कोई भी मूवमेंट जो एक पॉइंट से शुरू होकर वापस इसी पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाए तो इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। यानी कोई भी हरकत जो एक सर्कल में होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ। फर्ज कीजिए कि एक कार है, एक मोटर कार है। क्या है, एक मोटर कार है और मैं आपको बोली कि न हम इसमें पेट्रोल डालते हैं, न इसमें कोई सोलर सिस्टम मौजूद है और न ये इलेक्ट्रिक कार है। तो आपके ख्याल में क्या ये कार जो है ना ये चल सकती है? मेरे ख्याल में तो नहीं चल सकती है, क्योंकि मैंने फिज़िक्स में पढ़ा है कि कोई भी चीज़ जब हरकत कर देती है तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो हमारे हाथ है, पाँव हैं, आँखें हैं या जो हमारे जिस्म के अंदर जो चीज़ें मौजूद है, मसलन लंग्स है या किडनी है या जो वगैरह वगैरह जितनी भी हिस्से हैं, ये कोई भी चीज़ मुफ्त में काम नहीं कर देते हैं, बल्कि इनके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमें किस चीज़ से मिलती है, फूड्स से मिलती है। तो जब हम कोई फूड्स जो है ना मुंह में डालते हैं तो मुंह में जो है ना इन फूड्स का कुछ केमिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो जाती है। फिर जब केमिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन कुछ हमारी मौत में हो जाती है, फिर ये एसोफेगस के ज़रिया जो है ना ये हमारे स्टमक में चली जाती है और फिर स्टमक में इस फूड्स की कुछ केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन हो जाती है और फिर ये न्यूट्रिएंट्स में तब्दील हो जाती है। और जब ये न्यूट्रिएंट्स में तब्दील हो जाती है तो फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना ये चली जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से के बाद ये जो है ना ये न्यूट्रिएंट्स जो है ना ये ब्लड में एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। ब्लड में एब्ज़ॉर्ब होने का मतलब ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स अब ब्लड में शामिल हो जाती है। जब न्यूट्रिएंट्स ब्लड में शामिल हो जाती है तो हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी हिस्से हैं, ये चाहे वो हमारे हाथ है, चाहे हमारे वो पाँव है या आँख है या सर है या यानी हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी हिस्से हैं, ये न्यूट्रिएंट्स इन हिस्सों तक पहुँच जाती है। जब ये न्यूट्रिएंट्स इन हिस्सों तक पहुँच जाती है तो हमने पढ़ा है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। तो बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स जो है ना एक-एक सेल तक पहुँच जाती है। और हमने ये भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि हर सेल के अंदर क्या मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। जब ये न्यूट्रिएंट्स इन माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर देती है, इस फूड की मेटाबॉलिज्म कर देती है और इससे एनर्जी निकाल लेती है, यानी एटीपी बाहर निकाल लेती है। इन एटीपी की मदद से मैं ये आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप लेक्चर देख रहे हैं या आप कॉलेज जाएँगे या हम घूमते फिरते हैं, यह ये उन एटीपी की मदद से ये काम सब हो रहे हैं। दूसरा, इसके साथ-साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन जाती है, जिसको जिस्म से निकालना इंतहाई ज़रूरी होती है। मसलन एक वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो है ना, हमारे जिस्म से निकालना इंतहाई ज़रूरी है और ये किस ऑर्गन्स की मदद से हमारे जिस्म से निकलती है? लंग्स की मदद से। इसी तरह जो हमारे जिस्म के अंदर एक और वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिया बोलते हैं। और ये यूरिया जो है ना, ये हमारे जिस्म से यूरिन के ज़रिए बाहर निकल आती है। इसी तरह बिलिरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो आरबीसी की ब्रेकडाउन से बन जाती है और ये हमारे जिस्म से जो है ना, ये स्टूल के ज़रिए हमारे जिस्म से बाहर निकल आती है। तो यानी मैं अगर आपको इसी तरह कहूँ कि ऐसा निज़ाम जो हमारे जिस्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स को मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाए और फिर इसके नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाए, इसको हमारे जिस्म से बाहर निकाल दे। तो ऐसे निज़ाम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो एक्सप्लेनेशन में मैंने न्यूट्रिएंट्स बता दिया। न्यूट्रिएंट्स तो ऑलरेडी मैंने आपको इस डेफिनेशन में डिटेल से समझा दिया। इसी तरह जो हार्मोन्स है, हार्मोन किसी तरह हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से हमारे जिस्म के अंदर घूमती है। पेनक्रियास हमारे जिस्म के अंदर एक ऑर्गन है, आप जानते होंगे। पेनक्रियास जो है ना, ये इंसुलिन एक हार्मोन है, इसको प्रोड्यूस कर देते हैं और फिर ये इंसुलिन हमारी ब्लड में शामिल हो जाती है और फिर ये लीवर और स्केलेटल मसल में चली जाती है। तो ये लीवर और स्केलेटल मसल में किसकी मदद से चली जाती है? इन सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से। इस तरह जो हमारे जिस्म के अंदर वाइट ब्लड सेल्स है,
वाइट ब्लड सेल पर जो इम्यूनिटी चैप्टर है ना, मैं आपको इसमें डिटेल से समझाऊंगा कि किस तरह ये हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच जाती है। यानी जो हमारे डब्ल्यू बी सी है ना, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से जो है ना हमारे जिस्म में सर्कुलेट होते हैं। इस तरह वेस्ट प्रोडक्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। इस तरह जो मेडिसन है, यानी जो ड्रग्स है, यानी हम अगर पेनाडाल टेबलेट्स ले या ओमनीडाल ले, यानी जो जितनी भी टेबलेट्स है, इनको हम क्या कर देते हैं, इनको हम अपनी मुंह में डालते हैं और फिर ये जो है ना हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल हो जाती है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल होने के बाद हमारे जिस्म के अंदर अगर किसी भी हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये मेडिसिन वही साइड तक चली जाती है। इसी तरह एंजाइम्स है, एंजाइम भी जो है ना ये सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से एक ख़ास साइड तक जाती है जहाँ इसे काम करना होता है। फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, डाइजेस्टिव एंजाइम है। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ना ये पेनक्रियास प्रोड्यूस कर देते हैं। जिस तरह एमाइलेज और लाइपेज ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो क्या पेनक्रियाज इनको पैदा कर देते हैं। फिर ये जब पेनक्रियाज इन दोनों एंजाइम को पैदा कर देते हैं, तो फिर ये ब्लड में शामिल हो जाती है और ब्लड में शामिल होने के बाद जो है ना ये जो फंक्शन कर देते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कर देते हैं। यानी जो हमारे जिस्म के अंदर जो न्यूट्रंस हो गया, हार्मोन्स हो गया या वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ये किस सिस्टम की मदद से हमारे जिस्म के अंदर जो है ना ये घूमती है, फिरती है और अपनी फंक्शन कर देती है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से हो जाती है ये सब कामें। अगर मैं आपको समराइज़ कर दूँ, यानी ऐसा निज़ाम जो हमारे जिस्म के अंदर न्यूट्रंस को या और केमिकल्स को, अगर इस तरह बोले न्यूट्रंस एंड सम अदर केमिकल्स, ये हमारे जिस्म के अंदर जो है ना ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाए और फिर इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाती है इसको हमारे जिस्म से निकाले, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निज़ाम को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब मैं पेज नंबर 2 की तरफ जाता हूँ। तो आई होप ये जो पहला पेज है ये आपको समझने में आसानी होगी। मैं अब पेज नंबर 2 की तरफ जाता हूँ। जिस तरह मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स है, हमारी मूड शामिल है, फिर जो है ना इसोफेगस शामिल है, स्टमक शामिल है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन शामिल है। तो इसी तरह जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना ये 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। हार्ट पर मुश्तमिल है, ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल है और ब्लड पर मुश्तमिल है। अगर मैं आपको सिंपल आपको एक इस तरह एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके घर में एक टैंकी है, टैंकी जिसमें हम पानी डालते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टैंकी बोलते हैं। तो टैंकी भरने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, भरने के लिए फ्लूइड की, यानी वाटर की ज़रूरत होती है। और ये वाटर जो है ना किसकी ज़रिया जो है ना किसकी मदद से ऊपर जाती है, तो एक पाइप की मदद से। और कौन सी चीज़ जो है ना ये फ्लूइड को पंप कर देती है, तो हार्ट इसको पंप कर देते हैं। तो ये जो मोटर है ना ये फ्लूइड को पंप करेगा और किसकी मदद से, ये जो ब्लड वेसल्स है ना इसको आप एक पाइप समझे, और जो हार्ट है ना इसको आप मोटर समझे, और जो ब्लड है ना इसको आप क्या समझे, वाटर समझे। तो ये जो है ना ये इसी तरह एक सिंपल कंसेप्ट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट पर मुश्तमिल है, ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल है और ब्लड पर मुश्तमिल है। अगर मैं आपको सिंपली जो है ना ये बता दूं कि ये सर्कुलेशन जो है ना हमारे जिस्म के अंदर किस तरह हो जाती है, तो मैंने इसका सिंपल एक डायग्राम बनाया है। ये जो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड है, इस पर मैं जो है ना अलग अलग एक एक लेक्चर बनाऊंगा, हार्ट पर भी, ब्लड वेसल्स पर भी और ब्लड पर भी। तो ये मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर देता हूँ डिटेल से, क्योंकि ये तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ देते हैं कि जो है ना ये सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया है। अब मैं इसी पॉइंट की तरफ आ जाता हूँ कि ये सर्कुलेशन हमारे जिस्म में होती किस तरह है बेसिकली। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये क्या है, ये हार्ट है। तो हार्ट की लेफ्ट साइड तक आपने सिर्फ अभी ये याद रखना है। तो हार्ट के लेफ्ट साइड से एक पाइप निकला होता है। क्या निकला होता है, पाइप निकला होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। फिर ये आपने याद रखना है कि हार्ट के लेफ्ट साइड तक जो है ना ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल आती है, और जिस पाइप की मदद से बाहर निकल आती है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। फिर ये आर्टरीज जो है ना ये जो है ना फर्दर डिवाइड होती है ब्रांचेस में, और इस ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। और ये भी क्या है, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर देते हैं। ये जो सुर्ख रंग मैंने बना दिया है क्या ना, इसका मतलब ये होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ये ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये जो है ना ये आर्ट्रियोल्स जो है ना ये फिर
और छोटी छोटी ब्रांचेस में तकसीम हो जाती है, नेटवर्क्स में तकसीम हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। असल काम जो है ना ये कैपिलरीज में हो जाते हैं। कि किस तरह कैपिलरीज में हो जाते हैं, फर्ज कीजिए कि ये हमारे जिस्म के अंदर जो है ना मुख्तलिफ हिस्से है या सेल्स है, बस आप इसी तरह समझे कि हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ क्या है, सेल्स है, सेल्स है। और ये जो है ना ये ब्लड भी ऑक्सीजनेटेड है, इस पाइप के ज़रिए जो ब्लड आई है ये भी ऑक्सीजनेटेड है, और ये सेल्स है। तो ये कैपिलरीज जो है ना ये इसी एक एक सेल की तरफ गए होते हैं, इसी एक एक सेल्स की तरफ ये कैपिलरीज से क्या हो गई है, गए होते हैं। तो ये कैपिलरीज जो है ना इस कैपिलरी की मदद से जो ऑक्सीजन है वो इस सेल में चला जाता है, इस सेल में शामिल हो जाता है। यानी इस ये कैपिलरीज जो है ना ये ऑक्सीजन इन सेल को देते हैं, ऑक्सीजन इन सेल्स को मिल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये इन सेल्स से बाहर निकल आते हैं, क्या आ जाते हैं, बाहर निकल आते थे, और कैपिलरीज में शामिल हो जाती है। क्या हो जाती है, कैपिलरीज में। यानी ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। एक्सचेंज का मतलब ये है कि ये कैपिलरीज जो है ना ये कुछ चीज़ें इन सेल्स को देती है, और रिस्पांस में जो है ना जवाब में ये इन सेल्स से कुछ चीज़ें वसूल कर लेती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। तो जो एक्सचेंज होता है, तो जब इन कैपिलरीज ने कुछ चीज़ें यानी न्यूट्रिएंट्स और ब्लड जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सेल्स को दिया, तो इन सेल्स जो है ना ये सेल्स भी मेटाबॉलिज्म भी करेगा ना। तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है वो ये जो है ना ये इन कैपिलरीज में आ जाती है। और जो ये जब ये कैपिलरीज में आ जाती है तो फिर ये कैपिलरीज जो है ना ये और ब्रांचेज में तकसीम हो जाती है। ये जो है ना कैपिलरीज जो है ना फिर इनसे और एक ब्रांच निकली होती है जिसको हम वेन्यूल्स बोलते हैं, और छोटे छोटे पाइप हो जाते हैं, पाइप है। तो इस वेन्यूल्स में अब कौन सी ब्लड मौजूद होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा, और जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टरी में कौन सी ब्लड मौजूद होता है, तो आपने एक सिंपली ये बोलना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आपसे कोई ये बोले कि आर्ट्रियोल्स क्या है, तो आप ये बोल सकते हैं कि आर्ट्रियोल्स जो है ना ये आर्टरीज के बच्चे होते हैं। अगर आपसे इस तरह पूछे कि आर्ट्रियोल्स क्या है, तो आप ये बोल दें इनको कि आर्ट्रियोल्स जो है ना आर्ट्रियोल जब ये छोटे छोटे शाह में तकसीम हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि कैपिलरीज में होता क्या है, तो आप सिंपली एक वर्ड्स में इसको जवाब दें कि कैपिलरीज में जो है ना ये एक्सचेंज हो जाती है। अगर फिर आपसे पूछे कि एक्सचेंज क्या है, तो एक्सचेंज ये है कि ये इन कैपिलरीज की मदद से ये मुख्तलिफ सेल्स को, मैं अब यहाँ सेल्स की बात कर रहा हूँ, ये सेल भी आप कह सकते हैं, आर्गन्स भी आप बोल सकते हैं। यानी मैं सिंपली सेल आपको इसलिए बोलता हूँ कि आपको समझने में आसानी होगा। तो जो ये कैपिलरीज है ना इसमें तो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, यहाँ पर एक्सचेंज भी होना है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रन जो है ना ये इन एक एक सेल्स को देगा। जब इसने एक एक सेल को ये ऑक्सीजन और न्यूट्रंस दिया, तो सेल जो है ना जवाब में वेस्ट प्रोडक्ट भी देगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी देगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी चीज़ में वापस आएंगे, इस वेन्यूल्स में आएंगे। और फिर वेन्यूल्स जो है ना ये एक किस्म की पाइप बन जाता है इन वेन्यूल से। यानी ये वेन्यूल जो है ना ये तादाद में ज़्यादा मौजूद होती है, बहुत ज़्यादा। और ये जो है ना ये कम्स मौजूद होती है। तो ये वेन्यूल जो है ना फिर ये वीन्स में कन्वर्ट हो जाती है, और वीन्स से वापस जो है ना हार्ट में चली जाती है। और ये वो कौन सी ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें मौजूद है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में चली जाती है, तो हमें पता है कि लंग्स भी मौजूद होते हैं यहाँ पर। फर्ज कीजिए यहाँ पर लंग्स मौजूद होते हैं। तो लंग्स जो है ना लंग्स में फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, और एक्सहेलेशन के ज़रिया हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना फिर यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, डिफ्यूजन हो जाती है, और ये फिर वापस जो है ना ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। यानी लंग्स में तो ऑक्सीजन मौजूद होगा, और ये ब्लड जो है ना फिर ये इन लंग्स में चली जाती है। और जब ये इन लंग्स में चली जाती है तो वहाँ पर जो है ना ये ऑक्सीजन इन ब्लड को देगा, और इस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये लंग वसूल कर लेते हैं, और फिर एक्सहेलेशन के ज़रिए हम अपने जिस्म से बाहर निकाल आते हैं। ये तो जो है ना ये सिंपली सर्कुलेटरी सिस्टम का एक सिंपल मैकेनिज़्म था, जो आगे लेक्चर में आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन आपने सिर्फ सिंपल ये याद रखना है कि हार्ट जो है ना ये ब्लड को पंप कर देते हैं।
अगर कोई आपसे पूछे कि हार्ट के लेफ्ट साइड से कौन सी ब्लड निकल आती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस पाइप की मदद से बाहर निकल आती है, तो आर्टरीज की मदद से। आर्टरीज के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियूल्स बोलते हैं। और आर्ट्रियूल्स जब छोटे छोटे शाह में तकसीम हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरीज बेसिकली वो जगह है जहाँ पर क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है मटीरियल्स की। यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रन जो है ना, ये मुख्तलिफ सेल्स को देती है। और फिर सेल्स जो है ना, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, ये इन इन वेन्यूल्स को देती है। और वेन्यूल्स जो है ना, फिर ये वीन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो वेन्यूल्स में और वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा और वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद होगा इस वेन्यूल्स की ब्लड में। तो ये जो है ना, फिर ये हार्ट में चली जाती है। और हार्ट में चली जाने के बाद जो है ना, वहाँ पर लंग्स मौजूद है जो मैंने ऊपर बनाए हैं। तो यहाँ जो है ना, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स में चली जाती है। और लंग्स में चली जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर निकल आती है एक्सहेलेशन प्रोसेस के ज़रिए। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, फिर ये ऑक्सीजनेट हो जाती है और इसी तरह फिर ये आर्टरीज में आ जाती है, फिर आर्ट्रियूल्स में। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की जनरल फंक्शन की बात करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जनरल फंक्शन क्या है, तो ट्रांसपोर्ट फंक्शन, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसको मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको हम इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे जिस्म के अंदर जो है ना, मुख्तलिफ़ चीज़ों की, मुख्तलिफ़ मालिक्यूल्स की, मुख्तलिफ़ केमिकल्स की जो है ना ट्रांसपोर्टेशन कर देती है, मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँच जाती है। जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को पहुँचा देती है। ये किस सिस्टम की मदद से होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से होती है। होमोस्टेसिस, होमोस्टेसिस में किस तरह ये काम कर देती है। होमोस्टेसिस आप तो सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा कि होमोस्टेसिस क्या है। होमोस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हमारे जिस्म जो है ना, ये अंदरूनी माहौल को कांस्टेंट रखने की कोशिश कर देते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो माहौल है ना, ये कांस्टेंट रहे। तो इसको हम क्या बोले, होमोस्टेसिस बोलते हैं। अब अगर ये सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो और हमारे जिस्म के अंदर ये खाट जो है ना, ये आर्टरीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर आर्ट्रियूल्स और फिर कैपिलरीज में जो है ना, ये इस तरह ये ब्लड आती रहेगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये हमारे जिस्म से बाहर न निकल आई, तो हमारे जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा हो जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा हो जाए, तो ये जो है ना, हमारे जिस्म के अंदर जो एसिडिटी है ना, इसको इंक्रीज़ कर देती है। तो अगर ये इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, होमोस्टेसिस के तौर पर फंक्शन कर देती है, क्योंकि ये हमारे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। इसी तरह वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया। इसी तरह यूरिया जो है ना, ये होमोस्टेसिस मैकेनिज्म के तौर पर काम कर देती है, क्योंकि ये हमारे जिस्म से जो जहरीली चीज़ें होती हैं, इनको हमारे जिस्म से बाहर निकल आती है। और इसी तरह हमारा जिस्म का जो अंदरूनी माहौल है, वो इन फजूल चीज़ों से पाक रहता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन किस तरह कर देते हैं, ये तो हम आगे इम्यूनिटी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि जो WBC है, ये किस सिस्टम की मदद से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँच जाती है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँच जाती है। और जब वहाँ पर कोई पैथोजन मौजूद होता है, तो इसको WBC की मदद से इनको किल किया जाता है। तो जनरल फंक्शन ट्रांसपोर्ट फंक्शन हो गया, होमोस्टेसिस फंक्शन हो गया और प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया। ये तो जनरल फंक्शन था सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, एक तो ये चीज़ स्टडी किया कि सर्कुलेशन की मतलब क्या है। फिर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। फिर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा निज़ाम है जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक मुख्तलिफ़ चीज़ें पहुँचा देती है। और फिर इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं, इनको वहाँ से निकाल कर बाहर निकालना, ये जो है ना, ये किस सिस्टम की ज़िम्मेदारी है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़िम्मेदारी है। फिर मैंने न्यूट्रन हार्मोन्स ब्लड और इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, ये कितने कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। तो 3 कंपोनेंट्स, हार्ट पर मुश्तमिल है, ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल है और ब्लड पर मुश्तमिल है। फिर मैंने आपको मैकेनिज़्म भी बता दिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह फंक्शन कर देती है। फिर मैंने आपको हार्ट का बता दिया कि हार्ट के लेफ्ट साइड से आर्टरी निकल जाती है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा और न्यूट्रन्स भी मौजूद होंगे। फिर आर्टरीज जो है ना, आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी आर्टरीज से छोटे होते हैं ये।
और ज़्यादा हो जाती है, और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा न्यूट्रंस, और फिर आर्ट्रियोल्स जो है ना कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। कैपिलरीज वो जगह है जहाँ पर एक्सचेंज हो जाती है मटेरियल्स की, यानी ये वो जगह है जहाँ पर कैपिलरीज जो है ना ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रन जो है ना हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी सेल्स है इन तक पहुँच जाते हैं। इन तक पहुँचाना के काम किसकी जिम्मेदारी है? कैपिलरीज की जिम्मेदारी है। और इनसे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना भी कैपिलरीज की जिम्मेदारी है। और कैपिलरीज जो है ना फिर ये वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब इन वेन्यूल्स में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा। कौन सी ब्लड मौजूद होगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा, और इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद होंगे। और ये वेन्यूल्स जो है ना फिर वीन्स में कन्वर्ट हो जाती है, और वीन्स जो है ना इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट जो है, और फिर ये हार्ट में चली जाती है, हार्ट की राइट साइड में चली जाती है। और फिर जो है ना इनका जो है ना फिर यहाँ पर जो लंग्स मैंने बता दी, इनका जो है ना फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना इन लंग्स में चली जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट इन लंग्स में चली जाती है, जो एक्सलेशन के जरिए हम बाहर निकाल देते हैं। और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह जो है ना इसमें लंग्स में जो है ना इसका ऑक्सीजनेशन हो जाती है, और ये ऑक्सीजनेट हो जाती है, और फिर ये हार्ट की लेफ्ट साइड तक आर्टरीज की मदद से बाहर निकल आती है, और इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। फिर मैंने जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी जनरल फंक्शन की बात आपको बता दी कि ट्रांसपोर्ट फंक्शन है, होमोस्टेसिस फंक्शन है, और प्रोडक्टिव फंक्शन है। और मैं सबसे अहम बात यह भूल गया कि जो होमोस्टेसिस फंक्शन है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इस पर सबसे पहले फंक्शन जो है ना हेनरी हेनरी विलियम एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था। ये जो है ना ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, हेनरी विलियम। अगर मैं इस हेनरी विलियम जो है ना इस साइंटिस्ट ने जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था। तो इंशाल्लाह आगे जो लेक्चर है हम इसमें जो है ना हार्ट डिस्कस करेंगे, और फिर ब्लड वेसल्स, और फिर ब्लड, और फिर जो है ना इसके रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे इनसे मोटिवेशन मिल जाए और मैं और भी लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।